स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था हमने कि अब बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल की, क्योंकि वहां चुनावी दंगल में ये बात हो रही कि क्या अब वहां जैसा प्रचार चल रहा है उसे तो लग रहा है कि एक तरफ बीजेपी दूसरी तरफ सभी, क्योंकि बीजेपी को छोड़कर कोई ममता बनर्जी पर सीधे निशाना डाल नहीं रहा, सीधे निशाना लगा नहीं रहा। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में बीजेपी को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर शुरू से ही सियासत सड़क से संसद तक काफी हुई और इसने मीडिया की खूब सुर्खियां भी बटोरी हैं। पिछले एक साल से वोटर लिस्ट शुद्धिकरण यानी एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। इस मुद्दे को लेकर सीएम ममता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गईं, लेकिन कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करके मुख्यमंत्री के आरोप का हल निकाल दिया था। तो उधर पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कल भी एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं और जिनकी अपील अभी ट्रिब्यूनल में लंबित है, उन्हें फिलहाल मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा। करीब करीब 27 लाख लोग हैं ऐसे। कोर्ट ने टीएमसी की इस दलील को खारिज कर दिया कि ट्रिब्यूनल में जिनके नाम लंबित हैं उन्हें मतदान में हिस्सा लेने दिया जाए। कोर्ट ने साफ किया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ट्रिब्यूनल पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाया जा सकता। मालदा जिले की घटना को याद कीजिए। एसआईआर एजुकेशन के बाद नाम काटने को लेकर उपद्रवियों ने 7 न्यायिक अधिकारियों का घेराव कर उनको लगभग बंधक बना लिया था। 3 तो उसमें महिला न्यायिक अधिकारी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीर टिप्पणी की थी और उपद्रव की सियासत से कुछ लोगों को उम्मीद थी कि दबाव में कुछ अलग निर्णय हो सकते हैं और एसआईआर के खिलाफ। लेकिन देखिए कल का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, कोई दबाव काम आया नहीं। सुनवाई के दौरान टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी ने बताया कि करीब 16 लाख अपीलें दायर की गई हैं और इन लोगों को चुनाव में वोट देने दिया जाना चाहिए। तो वहीं जस्टिस जयमौल्य बागची ने कहा कि कुल अपीलों की संख्या 34 लाख तक पहुंच चुकी है। अब सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए एजुकेशन में हटे नाम को लेकर इतनी चिंता उनको क्यों है। जवाब 2001 का चुनाव परिणाम है, जिसमें 40 से ज्यादा सीटों पर जीत हार का अंतर 5000 से नीचे है। 2021 का चुनाव जो था, खुद मुख्यमंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र में 40,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम इस बार हटा दिए गए। तो जाहिर है टीएमसी का चुनावी अंकगणित थोड़ा झटका तो जरूर लगा है, गड़बड़ा गया है। लेकिन मां माटी मानुष के नारे के साथ लगातार चुनाव जीतने वाली ममता इस चुनाव में सिर्फ बीजेपी को लेकर ही भाषण क्यों देती है, एक बड़ा सवाल है। और सवाल इससे भी बड़ा है कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सचमुच पश्चिम बंगाल को लेकर सक्रिय हैं भी या नहीं। जानकार मानते हैं कि लगभग 50 सालों से कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल की सत्ता में नहीं लौटी है और सीपीएम के लंबे शासन के बाद टीएमसी ने कांग्रेस की जमीन बिल्कुल छीन ली थी। लेकिन अपने स्ट्रांग बेस को ढूंढने इस बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों में शामिल होने के लिए आ तो रहे हैं। माना ये भी जा रहा है कि 2021 के बाद राहुल गांधी पहली बार पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों में शामिल हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इंडी गठबंधन के कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी लगभग सभी सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हुए हैं। लेकिन दिलचस्प तो यह भी है कि टीएमसी से ज्यादा इन पार्टियों के निशाने पर कौन है? बीजेपी। एसआईआर पर अपनी सक्रियता दिखाकर ममता बनर्जी मुस्लिम समुदाय के बीच ये संदेश देने में सबसे आगे रही हैं कि उन्होंने बंगाली अस्मिता के नाम पर किसी को अवैध वोटर नहीं माना है। इस हालत में यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस या फिर सीपीएम ममता बनर्जी के 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी पर सवारी करते हैं या फिर घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या ये बीजेपी बना माहौल है क्या? प्रचार धुआंधार चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह भी हैं, वो वहां पर उन्होंने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता बंगाल में निश्चित रूप से परिवर्तन करने जा रही है। इस बार बंगाल की जनता निश्चित रूप से बंगाल में परिवर्तन करने जा रही है और 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री यहां शपथ लेगा, वो सुनिश्चित। देखिए, हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर तो आरोप लगाए, तब तक मैं समझ रहा हूं, मगर अब वो जुडिशियरी पर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि पूरी एसआईआर जुडिशियरी के तत्वाधान में चल रही है। बंगाल का भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री बंगाल में जन्मा हुआ, बंगाली स्पीकिंग, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा व्यक्ति बंगाल का मुख्यमंत्री बना। वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा
कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार हावी है। यहाँ चारों तरफ चोर और चोरी है, चोर की भरमार है और मतलब भ्रष्टाचार की सारे बंगाल में फैले हुए हैं टीएमसी पार्टी की मदद से। और ये सारे गुनहगारों ने सारे बंगाल को तबाह करते जा रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में गुंडा टैक्स वसूला जाता है, जिससे टीएमसी और उसके सिंडिकेट को फायदा होता है। गुंडा टैक्स कलेक्शन होता है यहां पे ट्रांसपोर्टर्स और परचेजर से, और यहां पे बंगाल की जनता का फायदा नहीं होता है। यहां पे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का जो सिंडिकेट है उसको ये 24 घंटा पैसा देते रहते हैं, हिंसा फैलाते हैं, मारपीट करते हैं और झूठे वायदे। तो लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो फाइटर हैं, लगातार प्रचार कर रही हैं। उनका कहना है कि 19 राज्य और केंद्र सरकार मेरे खिलाफ एकजुट हो गए हैं और मैं अकेले आम लोगों के लिए लड़ रही हूं। সবাইকে করেছো বরবাদ, তাই আগামী দিন তোমাদের করতে হবে বাদ। এটা মনে রাখবেন, বিজেপি হটাও আর দেশ বাঁচাও। तो ममता बनर्जी कह रही हैं बीजेपी हटाओ और देश बचाओ। ममता बनर्जी लगातार वहां पर बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, लेकिन ये बड़ा भी सवाल ये भी है कि बाकी दल कहाँ हैं, कहीं ठहरते हैं या नहीं ठहरते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ रहे हैं माधवी अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत माधवी जी। साथ में हमारे साथ अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता। अजय जी स्वागत। सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता बिल्कुल वहां से जुड़ चुके हैं, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहां पर जुड़े हुए हैं। पहले सीधे सौरभ के पास। सौरभ, ये जो हम आज कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियां, एक तो देखिए राहुल गांधी प्रचार के लिए कांग्रेस की तरफ से इतनी देर से गए, दूसरी पार्टियों ने क्या एक तरह से ये मान लिया है कि जो करना है बीजेपी टीएमसी आपस में करे, हमें तो वो कहते हैं ना दुख ना सुख, एकदम वैराग्य भाव से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ऐसा कुछ लग रहा है क्या वहां पर? क्योंकि जिस तरह की सक्रियता में कमी दिखाई पड़ रही है बाकी पार्टियों की, ये कहना सही होगा कि उन्होंने एक तरह से मान लिया कि चलो टीएमसी पर ही छोड़ देते हैं, वही बीजेपी को आने से रोके। इसका दो पहलू है लालचंद जी। पहला तो पहलू ये है कि 294 जो सीट है, 294 सीट है, उन सीटों का अगर आप इस बार अगर जायजा करें तो हर सीट की सबसे हर सीट की इक्वेशन हर एक दल बिठा रही है। यानी मुर्शिदाबाद मालदा में जो स्ट्रेटेजी है वो तो 224 परगना में वो स्ट्रेटेजी नहीं है, या फिर कोलकाता के लिए वो स्ट्रेटेजी नहीं है। लेकिन ये बात सही है, आप अगर पहाड़ से लेकर जंगल महल तक, यानी सिलीगुड़ी से लेकर झारग्राम तक अगर आप देखें तो हर जगह पे ये आदमी जो वोटर्स थे उनके बीच में भी तक वो भी मान रहे हैं कि टक्कर दोनों पार्टियों में से है। एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी और दूसरी तरफ भाजपा, जो परिवर्तन का दावा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जिनके हर नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होकर ही रहेगा। लेकिन इसके चलते कई लोगों का ये भी मानना है कि ईसायान ने जिस तरह से वोट काटे हैं, मतलब इस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर 35,000 40,000 वोट कम हो गए हैं, तो उसका असर अगर छोटे छोटे जो पार्टी है, अगर 5-7 हजार वोट भी किसी को मिला तो भी अंतर हो सकता है एक एक सीट में। ये कई लोगों का कहना है कि इस बार आप चाहे 20,000 30,000 का मार्जिन आपको देखने को ना मिले, इतना व्यवधान ना हो, बहुत सारे ऐसे सीटें होंगी जो एकदम कान के पास से गुजरेगी। ऐसा भी कई लोगों का मानना है। और प्रचार के लिए जो देखकर ऐसा लग रहा है कि हर एक सीट में अपनी ताकत वो नहीं झोंक रहे हैं। जहां पर उम्मीद है वहीं पर विपक्ष के मतलब भाजपा के अलावा और जो पार्टीज है वो अपनी रण कौशल जो है, रणनीति जो है वो सजा रहे हैं। इसी का कारण है कि रायगंज में जाकर सभा किया है राहुल गांधी ने, क्योंकि वहां से पॉसिबिलिटी निकल कर आ रहा है कि मालदा डिस्ट्रिक्ट का जो इलाका है वहां से 1-2 सीट कांग्रेस का निकल सकता है, या फिर मुर्शिदाबाद में
एक सीट जहां से अधीर रंजन चौधरी कांटेस्ट कर रहे हैं वो सीट निकल सकता है। जी वैसे ही सीपीएम का भी, लेफ्ट का भी वैसा ही एक कैलकुलेशन है। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखिए तो लड़ाई, तो ये बात स्पष्ट है, बिल्कुल। लड़ाई इस बार भाजपा के साथ तो तरुण पार्टी का। ठीक। विनोद जी, जो बात जिस तरह का प्रचार चल रहा है, जिस तरह से टीएमसी और बीजेपी के वर्सेस ही ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, ये कहना सही होगा जो हमने सौरभ दत्ता से जानने की कोशिश की थी कि एक तरह से छोड़ दिया है कि टीएमसी ही बीजेपी को रोके और बाकी पार्टियां, जैसा सौरभ ने वहां से रिपोर्ट दी कि कुछ सीटों को आइडेंटिफाई कर लिया है कि चलो यहां से अपना कुछ खाता खोलो, कुछ एमएलए बनवा लो। ये है क्या बाकी पार्टियों की रणनीति? लाल जी, 2021 के बाद शायद राहुल गांधी की ये पहली सभा हुई है। ये तो अजय जी आपको करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत हूँ जी। तो आप सोचिए कि लोकसभा के इलेक्शन में भी राहुल गांधी का कोई ऐसी बड़ी रैली या कोई सभाएं इस तरह की नहीं हुई थी। तो 2021 के बाद अगर राहुल गांधी पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी एक बड़ी सियासी जमीन पश्चिम बंगाल में रही है। लेकिन जब ममता बनर्जी ने उनके भारत जोड़ो यात्रा में कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, तो राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी उसके लिए लड़े भी थे, आपको याद होगा। उनको रूट भी नहीं मिला था और राहुल गांधी ने बंगाल से अलग झारखंड होते हुए बिहार का अपना रूट बदल लिया, यात्रा शुरू की थी। तो सवाल ये है कि कांग्रेस की जमीन ने, सियासी जमीन ने किसने छीनी? तो जाहिर सी बात है कि पहले सीपीएम ने छीनी, उसके बाद ममता बनर्जी की टीएमसी ने छीनी जी। लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग है कि ये तीनों इंडिया गठबंधन जिसके नेता राहुल गांधी हैं, वो दोनों उस पार्टी गठबंधन में है। तो अब ये व्यवस्था तो है कि आप चाहे तो दिल्ली की राजनीति करिए या फिर स्टेट की राजनीति करिए। तो अब जब स्टेट में राहुल जी और प्रियंका गांधी की अब सक्रियता बढ़ी है, खास करके जो सौरभ बता रहे थे कि खास पॉकेट है जो अपने अपनी पार्टी को वहां सूट करता है कि वहां से कुछ सीटें और वोट शेयर बढ़ा सकते हैं। जैसे मालदा का इलाका हुआ, मुर्शिदाबाद का इलाका हुआ, अधीर रंजन चौधरी का वो पूरा स्ट्रांग बेल्ट रहा है। लेकिन ममता बनर्जी का जो ये था कि आप देखिए कि पूरे एसआईआर प्रक्रिया को जिस तरह से उन्होंने पोलराइज किया है, तो शायद राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान इस बार पश्चिम बंगाल में फीकी पड़ेगी। क्योंकि ममता बनर्जी ने एसआईआर पे जिस तरह से एग्रेसिव लिया, और वो एग्रेसिव के साथ साथ आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट तक में भी वो काला गाउन पहन के खुद दलील करने आ गई थी। खुद वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने में अपनी दलील रखी थी। तो ये एक पॉलिटिकल मैसेज होता है, जो मैसेज उन्होंने बताया कि आपकी एक कम्युनिटी की वोट कट रही है, मैं हूं। तो ये रहनुमाई करती हुई जितनी मजबूती से ममता बनर्जी दिखी है, उतनी रहनुमाई करते हुए इस बार राहुल गांधी एसआईआर के खिलाफ में नहीं दिखे हैं, जो पटना और बिहार में आपने देखा था। तो ये है व्यवस्था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है आपकी स्टोरी में कि ये पूरी की पूरी लड़ाई बीजेपी वर्सेस ऑल क्यों है, क्यों चली गई? 15 साल के ममता बनर्जी के हर सभा में अगर हमला सिर्फ बीजेपी पे है, अगर सीपीएम का हमला घुसपैठ को लेके सिर्फ बीजेपी पे है, कांग्रेस का सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव है, तो माना जाएगा कि बीजेपी इस बार एजेंडा बनाने में और एजेंडा लोगों के सामने रखने में पश्चिम बंगाल में शायद सबसे आगे है। बिल्कुल, ये लग रहा है कि बीजेपी आगे है, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस कहाँ है? अजय वर्मा जी, कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, लोकसभा चुनाव में ही ममता बनर्जी ने कहा ना जरूरत नहीं है, ठीक। अब उसके बाद इस बार तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों के बीच बात भी नहीं हुई कि क्या कुछ सीट शेयरिंग वगैरह करनी है कि नहीं करनी है ना। तो ऐसे में कांग्रेस की क्या रणनीति अजय जी? सिर्फ ये कि जहां जहां अपना पॉकेट्स है वहां पर अपने कुछ एमएलए को जिता ले जाएं और बाकी जगहों पर छोड़ दें टीएमसी बीजेपी को आपस में? देखिए लालचंद जी, मेरा सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते। और आज जो है 14 अप्रैल का दिन है, 135वां बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती का जन्मोत्सव है। उस पर देशवासियों को, आपको, आपके चैनल को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही पवित्र दिन है मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से उस संविधान के रचयिता को, उस संविधान के शिल्पकार को और उस बाबा साहब को नमस्कार कि जो देश में दबे कुचले पीड़ितों के लिए उन्होंने एक स्थान बनवाया। बिल्कुल। तो राहुल जी की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से, प्रियंका जी और अजय वर्मा की तरफ से। अब देखिए, आप लालचंद जी बहुत सार्थक और बहुत बुद्धिजीवी एंकर हैं। दिक्कत विनोद जी में भी नहीं है, वो भी बहुत बढ़िया पढ़े लिखे, ज्ञानवान, डिग्रीधारी एंकर हैं। आप हम दोनों के बीच फूट डाल रहे हैं क्या?
नहीं नहीं नहीं, वो जल थल वायु फूट डाल रहे हैं हमारे और बीच में देवता। आप। देखिए, वो जल थल वायु और देवता और राक्षस सबके एडिटर वाली वो अपनी एंकरिंग करते हैं और उन पर बोलते हैं, लिखते हैं, अनुसंधान करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन दिक्कत उनके साथ ये, वो चश्मा भाजपा का चढ़ा लेते हैं। बस आप में उनमें इतना फर्क है, मैं नहीं कह रहा और कुछ नहीं है। बंगाल की जहां तक बात है, मैं बंगाल पे आता हूँ, भाई हैं हमारे, अब पता नहीं बड़े हैं छोटे हैं, तो जिस दिन मिलेंगे जब तय होगा। तो मैं भी करीब 60 प्लस हो गया हूँ, मुझे नहीं पता वो 60 प्लस या बिलो है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बंगाल में माटी मानुष की धरती है जी। राहुल जी हमारे नेता है। देखिए, हर स्टेट की रणनीति कांग्रेस पार्टी ने पांडिचेरी के लिए अलग बनाई, बंगाल के लिए अलग बनाई, आसाम के लिए अलग बनाई, इसके लिए अलग बनाई, आपके तमिलनाडु के लिए, और 5 स्टेट थी ना, तो इन सब के हिसाब से अलग अलग रणनीति। केरला, असम, सब केरला। और इन 5 स्टेटों में एक स्टेट में बीजेपी की सरकार थी, एक केंद्र शासित प्रदेश था, वहां गठबंधन था, और 3 में, एक में तमिलनाडु में स्टालिन साहब, यहाँ ममता बनर्जी, और केरल में पिन्नन विजय साहब। ठीक है, 3 लाख। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि बंगाल में मैं भी गया हूँ, ऐसा नहीं, मैं आसाम में भी गया था, मैं केरल में भी गया था, लेकिन अभी मैं इस बार बंगाल नहीं, मैं बंगाल अधिवेशन में भी गया। बंगाल आपने भी छोड़ दिया है बड़े नेताओं की तरह? नहीं, आपने भी बंगाल छोड़ दिया? जी नहीं, बंगाल में चूंकि लास्ट में 19 तारीख को 2 चरणों में बाद में चुनाव है, अब मैं बंगाल जाऊं। ऐसे ही 9 तारीख तक राहुल जी, प्रियंका जी लगे हुए थे और सारे स्टेटों के चुनाव में प्राथमिकता पर। चुनाव बंगाल भी प्राथमिकता था, ऐसा नहीं है, लेकिन बंगाल की रणनीति, हम ममता जी को हमने कोई फ्री हैंड नहीं दिया। हमने ममता जी के साथ, हमारा इंडिया गठबंधन में लोकसभा में गठबंधन की कोई चीजें की बात थी, विधानसभा के लिए बात बनी तो कांग्रेस पार्टी ने कहा अधीर रंजन जी उसका विरोध करते रहते हैं, हमारे लोकसभा के नेता रहे। ठीक, माधवी जी, अब हमारी रणनीति है, मैं फाइनल कर रहा हूँ कि हम लोग मजबूती से 284 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी हमने अपने गठबंधन 294 नहीं, 284 पर लड़ना। बाकी पे हमने गठबंधन को सीटें दी हैं कुछ लोगों के साथ, ठीक है, 10 सीटें और दी हैं, टोटल सीट। हाँ, ठीक है, 294 टोटल है। और हमारा उद्देश्य ये है कि आने वाले, चूंकि केवल भारतीय जनता पार्टी ने वहां सबसे मिलकर, चूंकि हम इतना बड़ा लड़ाई इसलिए नहीं लड़ सकते, अब मैं आपको वो भी बता दूं क्यों। हमारे पास ना ईडी है, ना सीबीआई है, ना आईटी है, ना चुनाव आयोग है, ना ज्ञानेश मोदी जी है, ना अडानी। माधवी जी का जवाब। ठीक, माधवी जी, ठीक, माधवी जी, जिस तरह से कि सब लोग एक तरह से कह रहे हैं कि भाई, मतलब ममता बनर्जी के सरकार के कामकाज को मोटे तौर पर, एक अगर अधीर रंजन चौधरी को थोड़ी देर के लिए माइनस कर देते हैं ना, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जी अलग रुख लेते हैं कांग्रेस नेतृत्व से, बाकी सब तो लगता है आपसे लड़ रहे हैं। आपकी क्या रणनीति है माधवी जी? देखिए, ऐसा है लालचंद जी, अभी 9 दिन बाकी है पहली वोटिंग के लिए, और उनको जो है, राहुल गांधी को अभी याद आई बंगाल की। दरअसल बात ऐसी है, इनका 15% जो वोट है वो भूल गए थे। 0 सीट है यहाँ पर, 1 सीट आई थी पिछली बार, उसको भी उन लोगों ने टीएमसी के साथ चले गए वो लोग। तो आज देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की जो पार्टी है टीएमसी, उसका जो उसकी उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? कांग्रेस से हुई है। सीपीआईएम के लोग इसमें पूरे भरे पड़े हैं। देखिए, साइनी घोष हो सीपीएम से है, सौगत मोल्ला हो सीपीएम से है, प्रतिकूल रहमान हो सीपीएम से है, उसी तरीके से कांग्रेस के लोग हैं। तो इन्होंने जो यहाँ की टेंडेंसी है, जो सीपीएम काल की जो पूरी रणनीति थी, राजनीति का जो पूरा तरीका था, वो पूरा अडॉप्ट किया टीएमसी ने। साथ ही साथ कांग्रेस की भी वोट को छीन के ले गई। अब कांग्रेस इतने सालों तक सोती रही। देखिए, 49 सालों से कांग्रेस यहाँ पर नहीं आई है, और जिस तरीके से इनके संगठन को देखा जाए तो धरातल पे थोड़ा सा मैं रोक रहा हूं इस समय, माधवी जी, थोड़ा सा रोक रहा हूं, क्योंकि फिर वो वापस आऊंगा और आपसे जरूर प्रतिक्रिया लूंगा, सभी से लूंगा। बगल के राज्य बिहार में बहुत कुछ हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने अभी इस्तीफा दिया कुछ देर पहले, और उसके बाद उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट